कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ग्रुप 16 में हमारा चल रहा है चैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली, और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कल जो हमने क्लियर किए थे पॉइंट्स, आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप 16 के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, लक्षण थे, उसमें परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, क्वथनांक, गलनांक क्लियर करे। आगे हम बढ़ रहे हैं उन्हीं गुणों को आगे लेके। अब है हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेज। सबसे पहले देखिए बेटा, ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कराने के लिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पॉइंट इज क्लियर, जिससे आपको याद हो जाए ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेरिनियम है, पोलोनियम है। तो इस प्रकार से ओल्ड स्टाइल से टीपो से चलेंगे। आते हैं ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि बहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका जो संयोजकता कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने कल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था, और आपने देखा था इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने शॉर्ट में जो आपको लिखाया था वो था NH2NP4। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर कर लिए होंगे कल के वीडियो से। अब देखिए NH2NP4 में मतलब क्या है, इसके जो बाह्यतम कोश होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 4 p में और 2 s में होते हैं। n मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आवर्त 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं दूसरे तत्वों के साथ में साझेदारी करके और अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो आप देखिए इनको, ये 6 है, तो इसका मतलब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इन पे क्या आ जाएगा? -2 का चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं इन्होंने। लेने पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज आता है, देने पे प्लस का आता है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये अपने बाह्यतम कोश में क्या कर लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसकी तो मिनिमम, यानी मिनिमम जो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई इसकी 2 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था इसकी निकालनी हो तो +6 है। ठीक है, +6 कैसे कि कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, 6 हो जाता है। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि इनको अष्टक पूर्ण करना है। कमी कितने की है? 2 की है। इट मीन्स इसको माइनस कर दो तो 6 हो जाता है। यानी ये मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए और मैक्सिमम 6 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जाएगी। या तो ये 6 त्याग दे या तो ये 2 ले ले, जो भी है इसके बीच में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब देखिए, अगर हम इसी रूप में देखें कि इस वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो हम मान सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे -2 से शुरू हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण। -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड मैक्सिमम +6। कहने का मतलब है इस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -2 से +6 तक। कहां तक? -2 से -2 टू +6 तक होती है। पॉइंट इज क्लियर। मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ये अपनी कक्ष को कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकते हैं, ये इसमें डिपेंड करता है, या कितनों के साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हो। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 6, -2 से 6 के बीच इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करेंगे। -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, सॉरी +5 एंड +6। तो कहने का मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक हो सकता है। अब देखिए बेटा, मोस्टली ये जो है -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, या फिर +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। पॉइंट इज क्लियर। इस वर्ग के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या तो -2 है या तो +4 एंड +6 होती है। ये आपने ध्यान, अभी मैं आपको समझाऊंगा। -2 तो क्लियर है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। -4 कौन सी स्थिति में आएगी? +4 कौन सी स्थिति में ये दिखाएंगे? +6 ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर इनका कब होगा, इसके मैं भी आपको एक्सप्लेन कराता हूं। फिलहाल आप ये देखिए कि NH2NP4 होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितना ये त्याग सकते हैं, उसके आधार पर -2 टू +6 तक होती है। ये मैंने आपको बीच की ऑक्सीकरण अवस्था, इतनी अवस्थाएं दिखाते हैं, और ये आपका +4 एंड 6 और -2 तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर हो गया? इतना आप नोट कर लीजिए। और देखिए, मैं कल से आपको बार बार कह रहा हूं, लास्ट वीडियो में भी कहा है कि वीडियो देखने के साथ साथ नोट जरूर करते रहिए। ठीक है ना?
आप नोट करेंगे तभी आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अब देखिए, आप पता करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी दिखाता है और बाकी अन्य तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो देखिए बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, ऑक्सीजन पे अगर मैं जाऊं तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन -2, -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। देखिए, ऑक्सीजन 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है और 4 रेयर होती है ऑक्सीजन में, 6 तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली ऑक्सीजन की मेन है -2, लेकिन कुछ तत्वों के साथ -1 में होता है और कुछ के साथ +2 में होता है। देखिए, -2 तो नॉर्मल है ऑक्सीजन की, लेकिन -1 कब होता है ऑक्सीजन, किनके साथ में होगा, जब देखिए H2O2 होगी कंडीशन। पराक्साइड के रूप में जब ऑक्सीजन होता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन +1 है तो ऑक्सीजन -1। +2 कौन सी किसके साथ में होता है, OF2। OF2 के साथ में, OF2 अणु के साथ में ऑक्सीजन क्या दिखाता है, +2, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बार बार लिखवाया ग्रुप 15-16 में विद्युत ऋणात्मकता में कि किसकी अधिक होती है। हम जानते हैं कि सारे तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन होता है, उसके बाद नंबर 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इट मीन इनके बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको कौन अपनी ओर खींच लेगा, फ्लोरीन खींच लेगा। तो ऐसी स्थिति में फ्लोरीन निगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए, इसलिए OF2, ये नोट करना है आपने, ये नोट करने की चीज है, इसको लिखिए, याद करिए। OF2 में +2 होती है और पेरोक्साइड के रूप में -1 होती है, और बाकी सामान्य आपकी ऑक्सीजन क्या दिखाता है, -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बाकी सारे तत्व -2, +2 से लेकर +4 एंड +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। बाकी सब -2, +2, +4 एंड +6। मैंने आपको कहा +6 और +4 के, और -2 तो है ही है, लेकिन +4 एंड +6 सामान्य ये वाली भी ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी तत्व दिखाते हैं। केवल ऑक्सीजन +4 के तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, वो भी बहुत कम होता है, रेयर, और +6 तो दिखाता ही नहीं है ऑक्सीजन। तो क्लियर हो गया, ऑक्सीजन की ये है। बाकी अन्य तत्व -2, +2, +4 एंड +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। पॉइंट इज क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपका कि क्यों ऐसा होता है। ये देखिए, आप कहां पर मेन चीज है कि ऑक्सीजन किन के साथ में -1 पे होता है, +2 पे होता है, ये आप नोट कर लीजिए। और ये मैंने आपको बताया कि अन्य तत्व +4, +6 भी दिखाते हैं, -2 तो दिखाते ही हैं, +2 भी होती है और +4 एंड +6 होती है। अभी आप देखेंगे कि +4 एंड +6 क्यों दिखाते हैं और ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाती है, पहले इतना नोट कर लीजिए। +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी वो कौन सी स्थिति में ये तत्व दिखाएंगे। ऑक्सीजन तो बहुत रेयर है, मैंने आपको बता दिया, बाकी दिखाते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है कि बाकी तत्व +4 कब दिखाएंगे और +2 कब दिखाएंगे, इसका रीजन क्या है। देखिए, सेलेनियम यानी सल्फर, मैंने आपको कल कहा था कि ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा तत्व है इनमें सब में जिसके पास D ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। D कक्षक क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब आप कहेंगे D कक्षक कैसे, देखिए, हमने जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था तो 1s2, 2s2 एंड 2p4 बनाया था। पॉइंट इज क्लियर, ये 11 में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन कहां तक जाते हैं, 2e तक जाते हैं, यानी 2 कक्षक तक ही जाते हैं। तो आप देखिए, इट मींस इसमें 1 में आता है, S2 में आते हैं, P3 में आता है, D4 में आता है, F। जब आवर्त बढ़ते जाते हैं तो पहले आवर्त केवल S का होता है, 2 आवर्त जब आ जाते हैं तो उसमें P आ जाता है, 3 आवर्त जब आते हैं तो उसमें D आ जाता है, 4 आवर्त जब आते हैं तो उसमें F आ जाता है, F कक्षकें आ जाती हैं। अब क्योंकि ये तो 2 ही तक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही तक है, इसका मतलब इसमें D कक्षक नहीं है। D कक्षक कहां से शुरू होती है, सल्फर से। हमने सल्फर का बनाया था ना, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्या लिखा था, 3s2 3p4, यानी सल्फर में 3 आवर्त, तीसरा आवर्त आ जाता है, और तीसरा आवर्त जब आता है तो इसका मतलब उनके पास D कक्षक उपलब्ध होती है। क्या उपलब्ध होती है, D। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। जब एक कक्षक होती है तो ऐसी होती है, जब 2 होती है तो उसमें P भी आ जाता है, S एंड P को मिलकर 2 बनती है, D S P एंड D को मिला के 3 बनती है, और 4 S P D F को मिला के 4 बनती है। यानी यहां से D कक्षक शुरू हो जाती है 3 आवर्त से, तीसरा आवर्त, यानी जब 3 सेल्स होते हैं तो उसमें D उपस्थित होता है।
तो सल्फर ऑक्सीजन में तो है ही नहीं, दो ही तक है, तो इसमें ऑक्सीजन में रिक्त ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन सल्फर के पास 3 है, यानी 3d उपलब्ध है। तो सल्फर के नीचे जितने भी है सबके पास d कक्षक है। तो अगर मैं सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताऊं तो कैसे होता है, देखिए आप यहाँ पे मतलब ये s है, p में कितनी होती है देखिए बेटा 3, और d में कितनी होती है 5 कक्षक होते हैं। d है लेकिन रिक्त है, ठीक है, और d में है लेकिन कैसी है कक्षक है, रिक्त कक्षक, रिक्त ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां तक है, p तक ही है, क्योंकि d शुरू हो गया। अब s में कितनी थी, 2 है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे थे 1s2 2s2, ठीक है, s में 2 हो गई, p में कितनी है, इनके p में होते 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ns2 np4। लेकिन d क्या है, खाली है, d क्या होती है, खाली होती है, ये p है और ये s है। ये कंडीशन ऑक्सीजन में नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं ऑक्सीजन में ये कंडीशन नहीं है, ये केवल इनमें है। ये क्यों +4 और +6 दिखा देते बेटा, इनमें होता क्या है, इनका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आगे एक्साइटेड स्टेट, 2 प्रकार के हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड। जब एक्साइटेड स्टेट में ये तत्व होते हैं तो इनका जो p का एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाता है कहां, d में, क्योंकि d में खाली है, d क्या है, खाली है। तो ये d में जा करके एक इलेक्ट्रॉन d में चले जाता है, इस प्रकार से ये कितने बना लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है, कितने बना लेता है, 4। तो इस प्रकार से इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 4, यानी विस्तार कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, ये आगे क्या कर सकता है, रिक्त ऑर्बिटल्स में इसके इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर से मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कैसे, अगर ये p का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कहां चले जाएगा, आप देखिए d में चले जाएगा, देखिए यहां इतने थे, अब ये सिंगल सिंगल रह जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, d कक्षक में चला गया। जब ये d में चला गया तो अब देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। ऐसी स्थिति में ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, +4, 4 इलेक्ट्रॉन तैयार है जाने के लिए, विस्तार हो सकता है अन्य तत्वों के साथ में मिलकर के, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 4। आपकी बात समझ में आ गई। डी कक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य तत्वों में डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन रिक्त ऑर्बिटलों में प्रवेश कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब देखिए 6 की स्थिति कैसी आ गई, 6 की स्थिति क्या होगी कि जो S है, ये S का भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाएगा, D में चले जाएगा। तो ये सब क्या सिंगल सिंगल कितने हो जाएंगे, देखिए अगर मैं S का इलेक्ट्रॉन भी इसका जा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, रिक्त ऑर्बिटल मौजूद है, क्या और मौजूद है, रिक्त ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल्स हैं, तो इस हिसाब से इनका S का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है, S का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है। अब देखिए, तो जब S का भी जंप कर जाएगा, ये S P का किया था ना पहले, अगर ये S भी यहां जंप करेगा तो फिर क्या हो गया, देखिए अब देखिए आप 4 और 2 6, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब बात समझ में आ गई कि मैंने क्यों कहा आपको कि ऑक्सीजन +4 और 6 नहीं दिखाता है, बहुत रेयर होती है 4, लेकिन 6 तो दिखाता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो है ही नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, ये जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या दिखाता है, -2 -1 एंड +2। बाकी तत्व +4 और 6 क्यों दिखाते हैं, मैंने आपको बता दिया, रिक्त ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल खाली होता है इनमें, क्योंकि आवर्त 3 से डी शुरू हो जाता है, और डी ऑर्बिटल शुरू होने, जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया होगा तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन डी में भी जाता है। तो इस आधार पर देखिए ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं। इस प्रकार से इसके S के भी चले गए, और P का भी एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड हो गया, और +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर ये यहाँ पर दिखाते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह छोड़ सकते हैं, और 6 भी इनके साथ में अन्य आकर के मिलकर के इनके साथ में अन्य मिलकर के इनका पेयर कर सकते हैं। ये रीजन है +4 और +6 का। अब आप कहेंगे कि एक्साइटेड स्टेट के ये इलेक्ट्रॉन S इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाता ऑक्सीजन का इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन का जो आकार है वो छोटा है, और उसके जो S में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो क्या नाम कहते हैं, नाभिक से जो उनका नाभिक आवेश है वो बहुत हाई है, बहुत मजबूती से उससे बंधे हुए होते हैं, और S के इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना बहुत नामुमकिन सा होता है। इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव भी कहते हैं। वो भी इसका एक रीजन होता है कि ऑक्सीजन का जो S है उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत उससे बंधे हुए हैं,
तो बंदे छोटा आकार होने के कारण जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे क्या ये नाभिक इनको अपनी ओर खींच लेगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये इसको जाने नहीं देगा, बॉन्डेड है तो जाने नहीं देगा, अपना मजबूती से इसने पकड़ा हुआ है। इस प्रकार के प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ये भी इसका एक रीजन है कि एस के इलेक्ट्रॉन इनके नहीं छूटते हैं, किसके, ऑक्सीजन का। तो ये कारण हो गया ये सब +4 एंड +6 का। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से जरूर दिखाएगा, डी कक्षन जरूर बनाएगा। डी कक्षन बनते ही जिसके पास भी डी कक्षन रिक्त होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। पी का जाएगा तो +4, एस का जाएगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएंगे। ये था बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसके बाद। अब अगला पॉइंट है बेटा इनमें रासायनिक गुण में पहला आता हमारे पास हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, यानी जो ये ग्रुप 16 के जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन के प्रति किस प्रकार की रिएक्टिविटी दिखाते हैं, क्रियाशीलता करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, ये रासायनिक गुण में आता है। इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन के प्रति जिसकी भी क्रियाशीलता होती है, जो हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं, उसको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड। आपको याद होगा हमने ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स पढ़े थे, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं वहां पे जो हाइड्राइड बन रहे थे NH3, PS3, AS3, ASS3 करके बन रहे थे। यहाँ पर हाइड्राइड जो है ग्रुप 16 किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं और उसके साथ में उनकी क्या क्या क्रियाशीलता, क्या क्या गुण ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्राइड्स में, जैसे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन। आइए देखते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी ग्रुप 16 के जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम है वो किस प्रकार के हाइड्राइड। तो ये बेटा H2 हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। सबसे पहली बात इनके जो हाइड्राइड E क्या हो गया, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन H कितने होंगे इनमें 2। नाइट्रोजन के कैसे थे, वहां पे नाइट्रोजन फैमिली में 3 टाइप का था। किस टाइप के थे, EH3। यहाँ पे H2E टाइप के ये हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, अगर मैं लिखूं तो ये हो गया ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O। सल्फर क्या बनाएगा, H2S, सल्फर का हाइड्राइड H2S। सेलेनियम का हाइड्राइड H2S, H2SE। टेरिलियम का हाइड्राइड H2TE। एंड पोलोनियम का हाइड्राइड क्या हो गया आपका, H2PO, H2PO आपका पोलोनियम का हाइड्राइड होगा। पॉइंट इज क्लियर। ये है इसका हाइड्राइड। ये H2E टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। ठीक है, ये इनके हाइड्राइड्स हैं। अब आती है बात H2E टाइप के तो हाइड्राइड्स इनके बन गए। अब आती है कि इनके हाइड्राइड्स जो होते हैं इनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, इनके और क्या क्या लक्षण होते हैं, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है, क्या इनमें रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है ये इनकी क्या होती है, ये एक एक नंबर में हमसे पूछा जाता है। तो पहला इसमें आता है थर्मल स्टेबिलिटी, यानी तापीय स्थायित्व, जिसे हम क्या कहते हैं, तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट हाइड्राइड में पहला पॉइंट है आपके पास क्या, तापीय स्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी, कि इनकी तापीय स्थायित्व क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है, यानी किस प्रकार की बॉन्डिंग है इनकी, कि इनके बॉन्ड को गर्म करके क्या आसानी से ये बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहली बात बेटा है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, मैंने ग्रुप 15 में भी आपको बताया था, फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है, सबके लिए एक जैसी होती है, मैंने वहां भी कहा था। जो तापीय स्थायित्व है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ये डिपेंड करती है बेटा आकार पे। किस पे डिपेंड करती है, आकार में। आपने देखा जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका आकार क्या होता है, निरंतर बढ़ता जाता है। आकार क्या होता है इनका, बढ़ता जाता है। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पर इनके हाइड्राइडों में नीचे जाएंगे तो हाइड्राइडों का भी आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। है तो वही, एच तो सब में एक जैसा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम तो वही है। तो कहने का मतलब इनका ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। और थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है परमाणु के आकार पे। किस पे डिपेंड करती है, परमाणु के आकार पे। अब देखिए परमाणु का आकार का मतलब क्या है कि ये H2S बना, जिसमें एक H है और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। और देखिए बेटा बॉन्ड कब मजबूत होता है, स्टेबिलिटी का मतलब इनके बीच बॉन्डिंग कैसी, बॉन्ड कब मजबूत होता है, बॉन्ड तब मजबूत होता है जब आकार समान हो। मैंने आपको नाइट्रोजन वाली फैमिली में बताया था कि बॉन्ड कब मजबूत होगा, दोस्ती कब अच्छी होती है, जब समान विचार हो, एक जैसे हो, एक एज ग्रुप हो, उनके अंदर जो दोस्ती होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए
यहां पर आकार के आधार पर बॉन्ड किसका स्ट्रांग हुआ। देखिए ऑक्सीजन का आकार है इतना और हाइड्रोजन के इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और हाइड्रोजनों का आकार है इतना। माने यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दी, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आकार लगभग एक जैसा है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो सल्फर का आकार बढ़ गया और हाइड्रोजन का आकार क्या हो गया, छोटा है उसके मुकाबले। अगर हम इससे नीचे आए सेलेनियम पे आए तो सेलेनियम का आकार और बड़ा हो गया और उसपे भी 2 ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनों का आकार तो बढ़ेगा नहीं, वो तो एक ही जैसे हैं। अगर हम टेरिलियम में आए तो टेरिलियम का आकार फिर से उससे बड़ा हो गया। अब देखिए लेकिन हाइड्रोजन तो अपनी जगह उसी आकार में है, कहीं पे भी लगा दो हाइड्रोजन। और जब हम पोलोनियम में गए तो और बड़ा आकार हो गया पोलोनियम का और हाइड्रोजन कितने रह गए उसके सामने, छोटे से। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया, माना ये ऑक्सीजन है, यहां पर सल्फर का आकार है, ये सेलेनियम का आकार है, ये टेरिलियम का आकार है और ये पोलोनियम है। मैंने आपको बताया कि दोस्ती बराबर वालों के बीच होती है। बॉन्ड मजबूत कब होगा, जब दोनों तत्वों के आकार लगभग समान हो तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आकार लगभग समान है, तो इसलिए इनके बीच में होने वाली बॉन्डिंग बहुत मजबूत बॉन्डिंग होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, कि इसीलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों बनाता है। लेकिन देखिए नीचे जब हम आए तो सल्फर बढ़ गया, सल्फर का आकार बड़ा हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का आकार सल्फर के आकार के मुकाबले छोटा हो गया। इसका मतलब बॉन्ड तो बना लेकिन बॉन्ड में वो मजबूती नहीं है। और नीचे आएंगे तो आकार और बड़ा हो गया। अब देखिए मेल ही नहीं खा रहा है, आपस में दोनों के आकार में कोई मेल ही नहीं है। बॉन्ड बन तो रहे हैं लेकिन दोस्ती उतनी मजबूत नहीं है। टेरिलियम में गए हम तो और देखिए और बड़ा आकार हो गया, दोस्ती और जो कमजोर थी दोस्ती के नींव जो है और कमजोर हो गई। और पोलोनियम में तो है ही नहीं, आप देखिए कितना बड़ा आकार है, इनके बीच तो कोई मैचिंग है ही नहीं। तो कहने का मतलब है बॉन्ड स्टेबल कब होगा, जब दोनों समान आकार के होंगे। समान आकार के होंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों की क्या होती है, घटती है। पॉइंट इज क्लियर। किससे समझाया मैंने आपको, साइज से, परमाणु के साइज से क्लियर किया हमने कि किस प्रकार के साइज बराबर है। इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी डिक्रीज होगी। पॉइंट इज क्लियर। आपने नोट कर लिया होगा, इस प्रकार से जरूर अपनी रफ नोटबुक में नोट करते रहे। अगर आप ये बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, इसके थ्रू होगा। अब मैं अरेंजमेंट लगा रहा हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, यानी ऑक्सीजन का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी आती है लगाने के लिए, तो H2Se एंड ग्रेटर देन H2Pe इज ग्रेटर देन H2PO। सबसे वीक कौन होगा, H2PO का हाइड्राइड। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल कौन है, जुड़ा हुआ है बॉन्ड से तापीय स्थिरांक, तो सबसे ज्यादा किसका है, H2O का। किसका है, अब मैं आपको बताता हूं कि H2O का तापीय अस्तित्व सबसे अधिक होने का एक और कारण है। ये आकार तो है ही, लेकिन क्या रीजन, देखिए होता क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर। अब आप कहेंगे H2S और H2Se इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको वहां नाइट्रोजन फैमिली में बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टर्म्स होते हैं बेटा। कोई भी तत्व अगर हाइड्रोजन बॉन्ड में है तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है उसका आकार। पहला कारण क्या है, उसका आकार। आकार कैसा, छोटा आकार। और दूसरा होता है बेटा उसका रीजन। दूसरा रीजन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दूसरा रीजन है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हीं तत्वों के बीच में बनता है जिनका आकार छोटा हो और दूसरा उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो। 2 कंडीशन होती है। जब तक आपके दिमाग में ये 2 पॉइंट नहीं आएंगे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो सभी जगह है। कैसे बताएंगे आप, तो देखिए हमने अभी किया कि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, अपने वर्ग में सबसे छोटा ऑक्सीजन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और उसके साथ में H2O जुड़ा है। उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन एक तो आकार छोटा है और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स आफ्टर फ्लोरीन। ऑक्सीजन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन के बाद, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या है, हाई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, उच्च। तो ऑक्सीजन के पास ये दोनों चीजें, आकार भी छोटा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उच्च है,
इसलिए ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। पॉइंट इज क्लियर। मैंने नाइट्रोजन में आपको क्लियर कराया था, फिर से ऑक्सीजन में क्लियर है। फिर से अभी हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, आप देखेंगे उसमें फ्लोरीन में हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। देखिए ये होता क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं, डबल उससे जुड़े रहते हैं, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से देखिए ऑक्सीजन और इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास, जब H2O का जो मॉलिक्यूल बनता है। ये कंडीशन होती है जब ठीक इसके सामने जो दूसरा जो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इनके इनके साथ के जो इलेक्ट्रॉन है, साझे का इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। यही तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड में साझे का इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा करने पर ऑक्सीजन पर सूक्ष्म क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। माइनस सूक्ष्म माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा और ये सूक्ष्म धनावेश किस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे आ जाएगा। अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच लिया, तो ऋणावेश ऑक्सीजन पे, धनावेश हाइड्रोजन पे आ गया। अब ये दोनों आपस में आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश में आपस में किससे जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डॉट 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 लाइन में दिखाते हैं, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो H2O का मोर स्टेबल होने का कारण क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी H2O की सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्यों दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। आकार छोटा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसका अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट पे ध्यान रखना। ये बढ़ता हुआ आपका ये अरेंजमेंट है। देखिए आप कि H2O इज ग्रेटर देन H2S, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, H2O की होगी और सबसे कम H2PO की होगी। ये था बेटा हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया क्या, तापीय स्टेबिलिटी। अब आता है बेटा हम पे नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है तापीय स्टेबिलिटी के बाद, वो आता है अपचायक गुण। क्या आता है, अपचायक गुण। पॉइंट नंबर 2 है अपचायक गुण। अपचायक गुण देखिए बेटा, अपचायक गुण वेरी सिंपल, वही स्थिति है हाइड्राइड जैसे हमने उनके पढ़े थे उसमें भी था। अपचायक गुण यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमें ये पता लगाना है कि इनमें, इनके हाइड्राइडों में सबसे अधिक अपचायक गुण किसका है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग। अब देखिए बेटा, अपचायक का मतलब होता है, रिड्यूस का मतलब होता है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन त्यागना। कौन कितनी आसानी से अपने से हाइड्रोजन दूसरे को दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग का। रिड्यूस यानी वैसे अपचयन के तो कई तरीके होते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन निकलेंगे। तो अपचायक गुण किसका अधिक होगा, जो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी दूसरे को क्या कर देगा, अपना हाइड्रोजन दे देगा। अब देखिए हाइड्रोजन कौन आसानी से देगा, फिर से मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी पे ले जाता हूं। भाई थर्मल स्टेबिलिटी क्या बता रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बता रही है, बॉन्ड। अपचायक गुण किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जिनके बीच में, जिन हाइड्राइडों के बीच में, हाइड्रोजन और तत्व के बीच में, अन्य तत्व जो है उसके बीच में जो बॉन्ड होगा, अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो आसानी से हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा। अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी कमजोर है तो बड़ी आसानी से वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, दूसरे को डोनेट कर देगा। तो देखिए अपचायक गुण में इसको समझिए कि आकार बढ़ने के साथ साथ अपचायक गुण बढ़ता है। सिंपल हो गया, क्योंकि स्टेबिलिटी घटती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो पोलोनियम जो सबसे बड़े आकार का है, वो अपने पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को सबसे पहले फेंक देगा, कहेगा जाओ, क्योंकि है ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। बड़ी आसानी से पोलोनियम अपने से इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा। इसका मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, पोलोनियम हुआ। कौन हुआ, पोलोनियम हुआ। तो अगर हम इनके अपचायक गुण, अब अपचायक गुण पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी जिसकी कमजोर, वो आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, त्याग देगा। हाइड्रोजन देना ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो आसानी से हाइड्रोजन को त्याग देगा। तो इट मींस क्या होगा, अब इनका अगर हम ऑर्डर लगाएं, अपचायक गुण का ऑर्डर लगाएं, तो अपचायक गुण का ऑर्डर क्या होगा, H2O तो बहुत स्ट्रांगली बनता है, हाइड्रोजन छोड़ेगा नहीं, तो लेस देन H2S से छोटा, H2S लेस देन H2SE सेलेनियम से छोटा, कम हो इसकी पावर, H2
Te की और कम और सबसे अधिक रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? पोलोनियम की। ये है बेटा बढ़ता हुआ करंट। सबसे कम कौन होगा? अब चाहे गुण रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कमजोर कौन है? H2O। आपको पता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पोलोनियम। कौन है? पोलोनियम। सबसे जल्दी क्या कर देगा? छोड़ दे। ये दो जो आपको मैंने अरेंजमेंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछने को आता है कि ग्रुप 16 में जो उनके हाइड्राइड्स है उनमें बताइए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या किसकी स्टेबिलिटी का क्रम लगाइए। अब चाहे गुणों का भी आप बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम लगाइए। ये है देखिए इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम, इस प्रकार से घटता हुआ क्रम है। तो आप देखिए H2O सबसे वीक है और H2PO सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ी आसानी से त्याग देगा। ये था बेटा इसका हाइड्राइड के प्रतिक्रियाशीलता में तापीय और अपचायक गुण। नेक्स्ट पॉइंट हम पे पास बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल। अगला क्या है हमारे पास? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखिए बेटा कि किस प्रकार से हम इनके बॉन्ड एंगल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि इनके पास एक दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ में क्या जुड़ा होता है इनके साथ? हाइड्रोजन। दो लोन पेयर होते हैं। इन पे क्या होते हैं? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सब पे 2। ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था सबके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 बॉन्ड पेयर है। तो जो लोन पेयर होते हैं आपस में, ये एक लोन पेयर आपस में एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ये ऊपर का हेड जो देख रहे हैं ये लोन पेयर है, ये आपस में एक दूसरे पर रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन है प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो ये नीचे की ओर खींचेगा। जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? इसका रिपल्सन किस पे लगेगा? लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर पे लगेगा। देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये 3 प्रकार के बॉन्ड है यहाँ पे। लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन और बॉन्ड पेयर का आपस में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। ये जब मारेंगे इनका आपस में प्रतिकर्षण होगा तो फिर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। ऐसा होने से ये नीचे की ओर आएगा और ये इस पे भी क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण। लेकिन इन दोनों का भी प्रतिकर्षण होगा। अब होता क्या है? ऐसा करने से जो ये बॉन्ड है ये आपस में नीचे की ओर सिकुड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके इन दोनों के कारण भी बॉन्ड पेयर के कारण भी क्या लगता है? इस पे रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण लगने के कारण ये थोड़ा सा खिसक जाता है। थोड़ा सा क्या होता है? खिसक जाता है। अब देखिए बेटा इसका बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि संकरण क्या है इनका संकरण क्या है। संकरण देखिए, संकरण किससे निकालते हैं? संकरण निकालते हैं हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर से। सिग्मा बॉन्ड कितने थे? क्या सिंगल बॉन्ड आपस में किससे होते हैं? सिग्मा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। ये रिपल्सन दिखा रखा है मैंने, ये तो रिपल्सन है। ठीक है, ये बॉन्डिंग है। 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितने? 2। तो 2 + 2 = कितना हो गया? 4। अब 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब होता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यानी एक S कक्षक होगी और 3 कितनी होंगी? P। एक X कक्षक और 3 P आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 है ना, तो एक S होगी और 3 कितने होंगे? P होंगे। इसको हम ऐसे करते हैं, S 1 होती है, P 3 होते हैं, D 5 होती है, F जो आपका 7 होता है। तो यहां से हम 4 तक जाएंगे। तो 4 तक कहां पर जा रहे हैं हम? sp3 में जा रहे हैं। sp3 हम जानते हैं कि S 1 होती है, P के 3 कक्षक होते हैं, D की 5 होती है, इसकी 7 होती है। तो हम कहां से 4 तक जाएंगे? तो 4 तक कहां जा रहे हैं? sp3 पे जा रहे हैं। क्या किस पे जा रहे हैं? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp। और हम जानते हैं कि sp3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। 109.28 डिग्री यानी लगभग 109 अंश का होता है। 109 अंश का 109.28 डिग्री का होता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, देखिए इसको बनना इतना चाहिए, लेकिन रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड पिचक जाते हैं आपस, ये एक दूसरे रिपल। लेकिन हाइड्रोजन नजदीक होने के कारण, इनके पर्सनल रिपल्सन के कारण ये 109 का ना होकर के 104 का हो जाता है। लगभग कितने का हो जाता है ये बॉन्ड एंगल? 104 का। क्योंकि ये भी आपस में क्या लगाते हैं? रिपल्सन लगाते हैं, इसलिए। लेकिन सेलेनियम की कंडीशन देखिए बेटा, होना चाहिए 109, लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है, रिपल्सन लोन पेयर का, बॉन्ड पेयर का, लेकिन क्योंकि इसका आकार बड़ा है
तो इसके कारण बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा नहीं हो पाता और इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 92 डिग्री का बनता है। देख रहे कितना अंतर आ गया, होना था 109 और बन क्या रहा है रिपल्सन के कारण 92 डिग्री का मार्क। इसी प्रकार से इसका 91 डिग्री का बनता है क्योंकि आकार बढ़ता जा रहा है। इसका लगभग 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। देख रहे हैं आप 104 क्यों हुआ मैंने आपको समझा दिया। स्ट्रॉन्ग रूप से जुड़े हुए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों भी आपस में रिपल्सन करते हैं इसलिए थोड़ा सा खिसक जाते हैं, लेकिन इनके पास में इतना रिपल्सन होता नहीं है, ये इनके रिपल्सन के कारण में सिकुड़ जाते हैं और बॉन्ड 109 की बजाय 92 का हो गया, 91 का हो गया, 90। और पोलिनियम में तो है ही नहीं रिपल्सन क्योंकि उसके बॉन्ड तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए पोलिनियम का हम नोट नहीं करते हैं। ये है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल H2O में 104, 92, 91 है 90। ये 91, 92, 90 होने का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन और बॉन्ड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड बॉन्ड पेयर कम होने के कारण लोन पेयर का रिपल्सन अधिक होने के कारण ये नीचे की तरफ पुश हो जाते हैं और ये सिकुड़ जाता है, इसके कारण बॉन्ड एंगल नहीं होता। ये थे बेटा हाइड्राइड्सों के हाइड्रोजन की प्रति ग्रुप 16 की क्रियाशीलता। उसमें मैंने आपको हाइड्रेट पढ़ा दिया, उसमें मैंने आपको उसके स्टेबिलिटी पढ़ा दी, थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें मैंने को रिड्यूसिंग उसका प्रॉपर्टी पढ़ाई और मोस्ट इंपोर्टेंट अनदर वन बॉन्ड एंगल पढ़ा दिया। इस तरीके से ग्रुप 16 के हाइड्राइड एक दूसरे से क्या करते हैं प्रति क्रियाशीलता दिखाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़िए, वीडियो को देखिए, बार बार नोट जरूर करिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी हाल में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। थैंक यू।